क्यों क्यों सर्कुलर फैलेसी या चक्रक दोष होगा? क्योंकि लेहरर यह स्वीकार करते हैं कि जिस साक्ष्य के आधार पर हम किसी विश्वास को सत्य विश्वास मान रहे हैं, उसे सदैव अकाट्य अथवा अपराजेय होना चाहिए। तभी ज्ञान की यह परिभाषा उचित होगी कि ज्ञान सत्य विश्वास, साक्ष्यों पर आधारित सत्य विश्वास है, अथवा दूसरे शब्दों में ज्ञान एक न्यायोचित सत्य विश्वास है। साक्ष्य की अपराजेयता के सिद्धांत के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें प्राप्त होता है, उसे हम कॉजल थ्योरी कहते हैं। कॉजल थ्योरी कारणात्मक सिद्धांत इस सिद्धांत से जुड़े हुए प्रमुख दार्शनिक एल्विन गोल्डमैन एवं मार्शल स्वेन हैं। इन विचारकों का यह मानना है कि गेटियर ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, प्रति उदाहरण जो प्रस्तुत किया है, काउंटर एग्जाम्पल, जिसे हम गेटियर्स प्रॉब्लम भी कहते हैं, तो वहाँ पर हमारे विश्वास की सत्यता एवं साक्ष्य में जो संबंध है वह संयोगिक संबंध है। इट इज कंटिंजेंट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन योर जस्टिफाइड बिलीफ एंड इट्स ट्रुथ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि जो हमारा न्यायोचित विश्वास की सत्यता है और साक्ष्य में अनिवार्य संबंध होना चाहिए, और इस अनिवार्य संबंध की व्याख्या करने में कारणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए दार्शनिक यह मानते हैं कि विश्वास का कारण अवश्य कोई तथ्य होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे विश्वास का कारण कोई तथ्य नहीं है तो फिर वह प्रमाणित नहीं होगा। एल्विन गोल्डमैन विश्वास की सत्यता के लिए तथ्य को उत्तरदायी ठहराते हैं। अर्थात यदि हमारे विश्वास के अनुरूप कोई तथ्य कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट नहीं है तो वह विश्वास सत्य विश्वास नहीं हो सकता है। मार्शल स्वेन गोल्डमैन के इस विचार से सहमत है कि विश्वास का कारण कोई तथ्य अवश्य होना चाहिए, किंतु साथ ही साथ वे एक कार्य और यह करते हैं कि विश्वास के कारण के साथ लेहरर के द्वारा प्रस्तावित साक्ष्य की अपराजेयता को भी जोड़ देते हैं। अर्थात हमारे विश्वास का कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में यह भी आवश्यक है कि कारणात्मक श्रृंखला निर्दोष हो, अथवा दूसरे शब्दों में जिन साक्ष्य अथवा तथ्य को हम स्वीकार कर रहे हैं उसे सदैव अकाट्य अथवा अपराजेय होना चाहिए। कारणात्मक सिद्धांत
को स्वीकार करने में कुछ दार्शनिक समस्याएं हैं। जैसे गोल्डमैन ने विश्वास के कारण के रूप में तथ्य का उल्लेख तो किया है, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जो तथ्य है उसका स्वरूप अस्पष्ट रहता है। वे यह प्रयास नहीं करते हैं कि वे कौन से तथ्य होंगे और उनका क्या स्वरूप होगा जो कि हमारे विश्वास, जो कि एक मानसिक अवस्था है, उसको प्रमाणित कर सकें। कारणात्मक सिद्धांत को स्वीकार करने में एक अन्य दार्शनिक समस्या यह है कि भविष्य संबंधी विश्वासों का प्रमाणीकरण कारणात्मक सिद्धांत को स्वीकार करने पर असंभव हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि विश्वास जो कि भविष्य में स्वीकार किया जा रहा है, उसके लिए वर्तमान में ऐसा कौन सा तथ्य होगा जो कि प्रभावी हो, और हम कैसे भविष्य के विषय में ऐसे तथ्य को वर्तमान में स्वीकार कर सकते हैं। इसका कोई स्पष्ट उत्तर गोल्डमैन और मार्शल स्वेन आदि नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। कारणात्मक सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करते हैं तो एक अन्य समस्या यह होगी कि जो असत्य विश्वास हैं उसका भी प्रमाणीकरण तो हो ही जाता है, लेकिन इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि असत्य विश्वास तो वह होगा जिसके अनुरूप कोई तथ्य नहीं है। तो फिर इस प्रकार के असत्य विश्वास का प्रमाणीकरण कैसे हो सकता है? अतः हम यह पाते हैं कि कारणात्मक सिद्धांत भी एक संतोषजनक समाधान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होता है। कुछ विचारक जैसे D.M. आर्मस्ट्रॉन्ग अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ बिलीफ, ट्रूथ एंड नॉलेज के अंतर्गत कारणात्मक सिद्धांत के स्थान पर आनुभविक विश्वसनीयता को ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं। और यह आनुभविक विश्वसनीयता की विशेषता यह है कि यह कारणात्मक और कारणेतर दोनों प्रकार के शर्त से मुक्त होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार आनुभविक विश्वसनीयता को ही ज्ञान की शर्त मानना चाहिए, अर्थात हम उसी विश्वास को ज्ञान कह सकते हैं जो कि आनुभविक रूप से विश्वसनीय हो। उदाहरण, मेरा यह कहना कि मुझे स्वर्ण पर्वत का ज्ञान हुआ है, यह ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह आनुभविक रूप से विश्वसनीय नहीं है। इट इज नॉट एम्पिरिकली रिलायबल। वी डोंट फाइंड एनी गोल्डन माउंटेन, सो the knowledge of golden mountain doesn't exist. एक अन्य समाधान ज्ञान की चौथी शर्त के रूप में जो हमारे समक्ष उपस्थित होता है, उसे हम
द कंडीशनल थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं। ज्ञान का सोपाधिक सिद्धांत। यह सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नोजिक के अनुसार किसी भी विश्वास को ज्ञान में परिणत होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करे। It must follow the path of truth. Only then our belief can be treated as knowledge. वे ज्ञान के चतुर्शर्त को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति स किसी प्रतिज्ञप्ति प को जानता है, तो नंबर 1 प है, नंबर 2 स प में विश्वास करता है, नंबर 3 यदि प सत्य न होता तो स प में विश्वास नहीं करता। फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन इज यदि परिवर्तित परिस्थितियों में यदि प्रतिज्ञप्ति सत्य है तो ज्ञाता को उसमें विश्वास अवश्य करना चाहिए। ज्ञान मीमांसा की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ज्ञान के क्षेत्र में कभी कभी असत्य विश्वास का भी प्रवेश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि असत्य विश्वास का प्रमाणीकरण ना हो सके। कुछ लोग ज्ञान के सोपाधिक सिद्धांत को कारणात्मक सिद्धांत का ही एक परिष्कृत और परिवर्तित रूप मानते हैं, किंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कारणात्मक सिद्धांत में विश्वास के कारण के रूप में हम किसी तथ्य को स्वीकार करते हैं, जबकि ज्ञान के सोपाधिक सिद्धांत में किसी विश्वास को स्वीकार करने के लिए कारणात्मक एवं कारणेतर कॉजल और एक्स्ट्रा कॉजल दोनों ही कंडीशन उत्तरदायी हो सकती हैं। ज्ञान के सोपाधिक सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह न्यायोचित विश्वास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में सत्य को स्वीकार करता है। It accepts truth to be essential ingredient of justified belief. रॉबर्ट नोजिक के द्वारा प्रस्तुत इस समाधान का ज्ञान मीमांसीय महत्व यह है कि वे एक ओर गेटियर के द्वारा प्रस्तुत प्रति उदाहरण के दोष का संकेत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे ज्ञान एवं निश्चितता के संबंध को भी उद्घाटित करते हैं।
ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान एवं निश्चितता एक महत्वपूर्ण विषय है और इस संदर्भ में हम दो प्रकार के विचारों को पाते हैं, जिसमें ए.जे. एयर एवं R.M. चिशहोम प्रमुख हैं। एयर के अनुसार ज्ञान की आवश्यक शर्त के अंतर्गत विश्वास और साक्ष्य के अतिरिक्त एक तीसरी शर्त निश्चित होने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू बी श्योर इज अनदर कंडीशन ऑफ नॉलेज अपार्ट फ्रॉम योर बिलीफ एंड एविडेंस। यहां पर विचारणीय बात यह है कि जो साक्ष्य अथवा प्रमाण है अथवा औचित्य है, उसका स्वरूप तार्किक होना चाहिए, अन्यथा किसी विश्वास को स्वीकार करना एक हमारी आत्मनिष्ठ धारणा बनकर रह जाएगा और जिसका स्वरूप तार्किक ना हो करके अपितु मनोवैज्ञानिक होगा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए चिशहोम ने एयर के द्वारा प्रस्तावित मैं निश्चित हूं के स्थान पर मैं स्वीकार करता हूं पद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निश्चितता एक आत्मनिष्ठ निश्चितता सब्जेक्टिव कन्विक्शन भी हो सकती है और जिसे स्वीकार करने का कोई तार्किक औचित्य नहीं होगा। अतः इस प्रकार से चिशहोम ज्ञान की शर्त को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि नंबर 1, कोई व्यक्ति स किसी प्रतिज्ञप्ति प को स्वीकार करता है। नंबर 2, प्रतिज्ञप्ति प सत्य है। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है शर्त, वह यह है कि प स के लिए निर्दोष रूप से स्पष्ट है। प्रपोजिशन P इज नॉन डिफेक्टिवली एविडेंट फॉर पर्सन और सब्जेक्ट S। चिशहोम की विशेषता यह है कि वे ज्ञान को एक मानसिक घटना मेंटल एपिसोड के रूप में कल्पित करते हैं। हम इसके पश्चात एक समाधान के रूप में इनडिफाइनेबिलिटी ऑफ नॉलेज को पाते हैं। ज्ञान की अपरिभाष्यता। हम इस प्रकार के विचार को जॉन कुक विल्सन एवं H.A. प्रिचर्ड में पाते हैं।
अभी तक तो ज्ञान को परिभाषित करते हुए हम विश्वास पद का प्रयोग कर रहे थे, किंतु यह दोनों दार्शनिक यह स्वीकार करते हैं कि ज्ञान और विश्वास दो भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक अवस्थाएं हैं और इस कारण से ज्ञान को विश्वास की पदावली में परिभाषित नहीं करना चाहिए. We should not define knowledge in terms of belief because they are two different kinds of mental states. उनका यह मानना है कि ज्ञान स्वयं में अपरिभाष्य है, क्योंकि वह अनुपम है, यूनिक, स्वजातिक है, स्वी जनरिस है और इस कारण से उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है. प्रिचर्ड के अनुसार ज्ञान एक अभ्रांत एवं विवेकपूर्ण निश्चितता है. नॉलेज इज infallible and rational certainty. यहां पर प्रिचर्ड जो ज्ञान को विवेकपूर्ण निश्चितता कह रहे हैं के संदर्भ में निश्चितता का जो प्रत्यय है वह अत्यंत ही दुर्बोध है और इस जिसे विल्सन स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्लेषण की अवस्था में अपने पूर्व के विश्वास के प्रति संशय की स्थिति में होता है तो ऐसे में विश्वास विघटित हो जाएगा, बिलीफ डिसॉल्व हो जाएगा और जिसे हम ज्ञान की अवस्था कहते हैं वो वस्तुतः विश्वास की ही मानसिक अवस्था बनकर रह जाएगी. अतः इन दोनों दार्शनिकों ने ज्ञान की अपरिभाषितता के अंतर्गत ज्ञान को एक आद्य प्रत्यय प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट माना है जो कि स्वरूपतः अनुपम है, यूनिक है और जिसे परिभाषित करना संभव नहीं है. हम अगले समाधान के रूप में नॉलेज एज परफॉर्मेटिव वर्ब को पाते हैं, जहां जानना एक संपादनात्मक क्रिया है. नॉलेज और नोइंग एज परफॉर्मेटिव वर्ब. हम ऐसा विचार जे.एल. ऑस्टिन के दर्शन में पाते हैं. ऑस्टिन की विशेषता यह है कि वे जानना अथवा ज्ञान को कोई मानसिक अवस्था अथवा विश्वास नहीं मानते हैं, अपितु उनका यह मानना है कि जब हम यह कहते हैं कि मैं जानता हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं वादा करता हूं. I know that simply means that I promise it.
इनके अनुसार जब जानना पद का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन वर्तमान काल में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में किया जाता है तो वह किसी क्रिया के कुशलतापूर्वक संपादन को व्यक्त करता है। अतः इस प्रकार से जानने का अर्थ यह हुआ कि उस क्रिया का सफलतापूर्वक संपादन सुनिश्चित होना। जैसे मैं मोटर चलाना जानता हूं, यहां पे जानना मोटर चलाने की क्रिया के सफलतापूर्वक संपादन की ओर ही निर्देश करते हैं, क्योंकि जब भी यह बात उठे कि आप कार चलाना जानते हैं कि नहीं, तो सीधे सीधे आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि यस आई कैन ड्राइव द कार। तो हियर आई नो हाउ टू ड्राइव द कार सिंपली मीन्स दैट आई कैन सक्सेसफुली ड्राइव इट। ऑस्टिन के अनुसार ज्ञान को किसी मानसिक अवस्था अथवा विश्वास का वर्णन कहना दोषपूर्ण है, और यहां पर जो दोष उत्पन्न होता है वह वर्णात्मक दोष कहलाता है। इट इज डिस्क्रिप्टिव फैलेसी। इस समस्या के संदर्भ में आर एम चिशोम एवं कीथ लेहरर के विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिशोम का यह मानना था कि यह तो सही है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जानना किसी क्रिया के सफलतापूर्वक संपादन का निर्देश करता है, किंतु साथ ही साथ जानना पद हमारी मानसिक अवस्था अथवा विश्वास का भी निर्देशन करता है। चिशोम का यह मानना है कि ज्ञान के द्वारा दोनों ही प्रकार की क्रियाएं संभव है। एक और वह किसी कर्म के सफलतापूर्वक संपादन को सुनिश्चित कर सकता है, और साथ ही साथ वह हमारी मानसिक अवस्था का भी निर्देशन कर सकता है। कीथ लेहरर ने इस संदर्भ में अत्यंत ही एक रोचक उदाहरण दिया है, जहां पर ज्ञान शब्द का प्रयोग अपने दोनों ही प्रयोगों में सुसंगत है। जैसे कि कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाकर के बैरे से, वेटर से यह कहे कि मैं अमुक प्रकार की शराब पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाइन, तो इसका दो प्रयोजन है। एक तो वह वेटर को यह निर्देश दे रहा है कि वह शराब लेकर के आए उस ब्रांड की, और साथ ही साथ में वह अपनी पसंद का भी वर्णन कर रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान में इस प्रकार का द्विविभाजन उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग दोनों ही रूप में हो सकता है। और इस संदर्भ में चिशोम ने सही कहा है कि ऑस्टिन का यह मानना कि केवल ज्ञान अथवा जानने से क्रिया का सफलतापूर्वक संपादन होता है, यह स्वयं में दोषपूर्ण है और वह संपादनात्मक दोष से ग्रसित होगा।
ऑस्टिन के पश्चात एक नया समाधान गिलबर्ट रायल और एजे एयर ने प्रस्तुत किया, जिसे हम नॉलेज एज डिस्पोजिशन, ज्ञान एक मनोवृत्ति के रूप में जानते हैं। इन दोनों दार्शनिकों का यह मानना है कि ज्ञान कोई विश्वास अथवा मानसिक अवस्था नहीं है, अपितु वह मनोवृत्ति है। गिलबर्ट रायल के अनुसार ज्ञान और विश्वास दो भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां या डिस्पोजिशंस है, और वे इसे इस प्रकार से समझाते हैं कि जहां पर ज्ञान, नॉलेज, एक कैपेसिटिव वर्ब है, क्षमता परक क्रिया, तो वहीं बिलीफ या विश्वास प्रवृत्त्यात्मक क्रिया, टेंडेंसी वर्ब है। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मैं तैरना जानता हूं, यह ज्ञान का उदाहरण होगा, जो कि हमारी क्षमता का द्योतक है। जबकि मैं विश्वास करता हूं कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, एक प्रवृत्त्यात्मक क्रिया है, टेंडेंसी वर्ब है। विश्वास एवं आशा आदि पदों का प्रयोग मनुष्य की प्रवृत्ति का परिचायक है, तो वहीं ज्ञान एक क्षमता परक क्रिया के रूप में यथार्थ वस्तु स्थिति से संबंधित होती है। एयर भी रायल के समान ज्ञान को एक मनोवृत्ति मानते हैं, एक टेंडेंसी मानते हैं, और क्योंकि ज्ञान एक मनोवृत्ति है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हम सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें अथवा सदैव ज्ञान के प्रति सचेत अथवा सचेष्ट हों। अपितु आवश्यकता यह है कि जब भी कभी किसी वस्तु के विषय में विचार किया जाए तो हमारा ज्ञान उचित अथवा सत्य होना चाहिए। वे मैं जानता हूं, आई नो दैट, और मैं जानता हूं कि जानता हूं, आई नो दैट आई नो, दो भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति मानते हैं। अर्थात वे एक दूसरे के समतुल्य नहीं हैं। अतः रायल और एयर जैसे विचारक ज्ञान को विश्वास में परिभाषित ना करके अपितु उसे मनोवृत्ति के रूप में कल्पित करते हैं। अंत में निष्कर्ष रूपेण ज्ञान के स्वरूप अथवा उसकी परंपरागत परिभाषा कि ज्ञान एक न्यायोचित सत्विश्वास है अथवा ज्ञान साक्ष्यों पर आधारित सत्विश्वास है, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ और नॉलेज इज ट्रू बिलीफ बेस्ड अपॉन एविडेंस के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि गेटियर के द्वारा प्रस्तुत प्रति उदाहरण काउंटर एग्जाम्पल्स, जिसे दर्शन जगत में गेटियर की समस्या कहते हैं,
के उपरांत पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में दो प्रकार के प्रयास किए गए। पहला प्रयास तो यह है कि ज्ञान की चतुर्थ शर्त की खोज किया जाना, क्योंकि ज्ञान की जो तीन शर्त सत्य, विश्वास और साक्ष्य है स्वयं में अपर्याप्त हैं। महत्वपूर्ण तो हैं, अनिवार्य शर्त तो हैं, किंतु पर्याप्त नहीं। और इस प्रकार से ज्ञान की चौथी शर्त के रूप में कहीं पर हम साक्ष्य की अपराजयता को, तो कहीं कारणात्मक सिद्धांत, तो कहीं सोपाधिक सिद्धांत इत्यादि को पाते हैं। एक अन्य प्रकार का दृष्टिकोण ज्ञान के संदर्भ में यह है कि ज्ञान को विश्वास की पदावली में परिभाषित ना करके उसे किसी अन्य ढंग से परिभाषित किया जाए, जैसे कि ऑस्टिन जानना या ज्ञान को एक संपादनात्मक क्रिया के रूप में, तो वहीं रॉयल और एयर जैसे विचारक इसे मनोवृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एक अन्य प्रकार के दार्शनिक जैसे जॉन कुक विल्सन एवं एच.ए. प्रिचर्ड इत्यादि तो यह कह देते हैं कि ज्ञान अपरिभाष्य है, ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अंत में यदि हम प्रतिज्ञप्ति मूलक ज्ञान को ज्ञान का प्रतिमान लेके चलें, पैराडाइम ऑफ नॉलेज मानकर चलें, तो जहां तक मेरा मानना है कि ज्ञान एक न्यायोचित सद्विश्वास है, यह परिभाषा स्वयं में उचित है। यद्यपि इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं। यहां पर विचारणीय बिंदु यह है कि जो गेटियर समस्या प्रस्तुत करते हैं और ज्ञान की परिभाषा को अपर्याप्त बताते हैं, वस्तुतः यह समस्या ज्ञान के परिभाषा की नहीं है, अपितु यह समस्या साक्ष्य की है, एविडेंस की है। क्योंकि ऐसा साक्ष्य अथवा प्रमाण कदापि नहीं होना चाहिए जिससे कि असत्य विश्वास प्रमाणित हो सके, या फिर हमारे साक्ष्य ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि असत्य विश्वास पर आधारित हों। और यदि साक्ष्य इन शर्तों को पूरा करता है तो परंपरागत परिभाषा को स्वीकार किया जा सकता है। थैंक यू।